अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल खान, अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज आपको ये खबर दे रहा हूँ और वो खबर जस्टिस काजी फैज ईसा की जो रिव्यू की जो दरखास्त थी, जिस पर पिछले हफ्ते 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उनकी दरखास्तों को एक्सेप्ट कर लिया था। अब चूंकि उस फैसले के बाद यानी 26 अप्रैल के बाद फिर तकरीबन हुकूमत की भी नजरें लगी हुई है, पूरी कौम की नजरें लगी हुई है, पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है कि उस पर तफसीली फैसला कब आएगा और उसके इंतजार में। लेकिन अब खबर ये है कि इस पे जो तफसीली फैसला जो है वो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि वो ईद के बाद आए। अभी तकरीबन इस हफ्ते या दूसरे हफ्ते इस पे फैसला नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आपको इसकी वजह बताऊं तो वजह ये है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पिछले दूसरे हफ्ते के लिए यानी 3 मई से जो रोस्टर जारी किया है केसों की समाअत के लिए, उस पे जज साहिबान को जो प्रिंसिपल सीट से लाहौर कराची कुछ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो उनकी जो है बेंचेस जो है लाहौर और कराची में लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से इस फैसले में ताखीर हो सकती है। यानी ये जो तफसीली फैसला है, तफसीली फैसला हो सकता है कि ईद के बाद आ जाए। मैं जरा आपको बता दूं कि रोस्टर के मुताबिक लाहौर और कराची में जो तश्कील गई है, उसके मैं आपको बताता हूँ। लाहौर में जो बेंच तश्कील गई है वो 3 रुकनी बेंच है, जिसकी सदारत जिसके हेड करेंगे जस्टिस उमर अता मंदान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये तीनों जज साहिबान जो है वो मेन जजमेंट में थे, मेन उस बेंच में थे, 10 रुकनी बेंच में, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला 26 अप्रैल को सुनाया गया था। इस तरह कराची में जो 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है वो है जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मुनीर बख्तर। क्योंकि इनका ताल्लुक कराची से है, इन जज साहिबान का, तो लिहाजा अगले हफ्ते का जो रोस्टर लगाया गया, तो बेंच तश्कील दी गई है वो कराची में होगा। इसी तरह लाहौर में एक और बेंच भी तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी शामिल हैं। और इसका जो 3 बेंचेस जो इस्लामाबाद में जो कि नेक्स्ट वीक के लिए फिक्स कर दी गई हैं, जो लगाया गया, उसमें एक जो बेंच है वो बेंच नंबर 1 जस्टिस गुलजार अहमद, और उसके साथ होंगे जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब, और दूसरा जो बेंच है जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद। बेंच है वो जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का। इन जो बेंचेस के जो है वो इस पे दिलचस्प ख्याल एक और भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ अजहर सदीक साहब मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब, जरा रेस्ट लंबी कर ली आपने? नहीं, बहस लंबी नहीं है, ये असल में वो जो फैसला आ रहा है शायद हो सकता है कि ईद के मैंने बाद, तो रेस्ट वो का लफ्ज मैंने रेस्ट का लफ्ज क्या, रेस्ट लंबी कर ली। वीलॉग में आप प्रोग्राम जरा स्लो कर रहे हैं आप। अच्छा, क्या मतलब, समझ नहीं आई। आप रेगुलर प्रोग्राम किया करें, आप गैप ज्यादा डालते हैं प्रोग्राम में, तो नाजरीन मिस करते हैं इस चीजों को। नहीं नहीं, मैं गैप सिर्फ कल का गैप आया था, कल जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और दूसरा ये है कि अजहर सदीक साहब, आप मेरा प्रोग्राम कम अज कम मैं कोशिश करता हूँ कि अपने नाजरीन को ऐसे फैक्ट्स बताए जाए। अब मतलब इधर उधर की मालूमात पे प्रोग्राम करना कम अज कम मेरे लिए ये ज़ेब नहीं देता है। तो जाहिर है आज ये थोड़ा सा खबर मिली, और तो इसमें मैंने कहा कि मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करूँ और आपको जो है लाइन पे ले लूँ, ताकि आप सीनियर वकील हैं। अच्छा अजहर साहब, अब फैसला जो बड़ा इंतजार था, हुकूमत को भी है, पूरी दुनिया को इंतजार है इस फैसले का, लेकिन ये अब फैसला चूंकि अब इम्कान नहीं है ईद से आने पहले के आने के बाद, ये फैसला नहीं, इम्कान नहीं है। तो और दूसरा ये फैसला बड़ा, चूंकि इन लोगों की नजरें इसलिए लगी हुई है कि इसमें बड़ा अहम जो जो जज साहिबान है, जिसमें जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब जो कि वो रिटायर हो गए, और दूसरा जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब, जो उन्होंने पिछले साल यानी 7 रुकनी जो बेंच जो जज साहिबान थे, जिन्होंने फैसला एफबीआर को भेजा था। तो अब उससे वो जज साहिबान दोबारा उन्होंने अपने फैसला वापस लिया, और रिव्यू की दरखास्त में उन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया था। तो ये 6-4 से फिर फैसला आया। तो लिहाजा इन दोनों का जो इनका जो नोट होगा, इनका जो तफसीली फैसले में इनकी जो रीजन होगी, जो जस्टिफिकेशन होगी, वो बड़ी अहम होगी। लेकिन पहले ये बताएं अजहर सदीक साहब कि ये फैसला अब लेट हो गया, हो सकता है कि ईद के बाद ये फैसला है, आप कैसे समझते हैं इसको? बुनियादी तौर पर तो जितने पॉइंट्स बहस कर लिए थे, मैं नहीं समझता था कि इसकी रीजनिंग में इतना वक्त लगना चाहिए था।
तो कोई बहुत बड़ा टेक्निकलिटीज पे तो इशू था नहीं, और वैसे भी ये फैसला जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने तहरीर करना है। जो शॉर्ट ऑर्डर 26 अप्रैल का दिया है उसमें लिखा हुआ है कि फैसला जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा है और बाकी उसको कनकर कर या कंसेंट कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं लिखा कि मैं सेपरेट नोट दूंगा, वहां सिवाय जस्टिस याया अफरीदी साहब ने वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 17 में जो रिव्यू फाइल की थी जस्टिस काजी फैसल जो डिसमिस की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा भी था कि अपने ओथ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो एक सेपरेट आएगा। बाकी जस्टिस मकबूल बाकर लिखा नहीं है, या तो लिखते वहां उस ऑर्डर के अंदर तो ये पॉसिबिलिटी थी। दूसरी बात जहां तक है, आपको पता है रमजान शरीफ शुरू हो चुका है और आगे ईद की छुट्टियां हैं। ईद की छुट्टियों से कबल अमूमन ऐसा ही होता है, एक रिवायत चली आ रही है कि जजेस अपने मजकूरा सीटों पे चले जाते हैं जहां से उनके नेटिव इलाकों में, नेटिव जहाँ के वो रहने वाले, जैसे लाहौर के जजेस लाहौर में आ गए हैं, कराची के जजेस कराची में चले गए हैं, और बाकी कई जजेस ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर याया फरीद साहब भी गालबन वैसे तो ताल्लुक उनका पिशावर से है, लेकिन वो इस्लामाबाद में है अब आप, और बाकी जजेस अगर आप सामने रख कर देख लें तो वो क्लैरिटी के साथ चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन जो असल जो बात है ना सुहेल साहब, वो फैसला तहरीर करने में अब एक जज रिटायर हो गए हुए हैं, और रिटायरमेंट से पहले दस्तखत हो जाने चाहिए थे। अब पता नहीं दस्तखत मेरे हाल बाद में होंगे या कैसे होंगे, आई डोंट नो। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अभी तक तहरीर तफसीली फैसला ही लिखा नहीं गया, वो शॉर्ट ऑर्डर ही है, रीजनिंग ही देनी है। अब रीजनिंग पे दस्तखत होने हैं या नहीं होने, अब उस रीजनिंग को सामने रखते हुए, क्या वो रीजनिंग है, उस रीजनिंग को पढ़ के भी तो बंदे ने कहना है कि रीजनिंग ठीक है कि नहीं है ठीक, ये देखना पड़ेगा कि क्या आगे सामने आती हैं चीजें। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये ईद के बाद इसलिए इम्कान है कि चूंकि जज साहिबान जो है ना वो अपने 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 जो कंसर्न रजिस्ट्री जहाँ से उनका ताल्लुक है वहां चले गए। ठीक है, आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, मतलब है कि एक जज अपने दूसरे जज के साथ वो कम्युनिकेशन तो कर सकता है, ईमेल कर सकता है कि भाई आपका आपका डाइसेंटिंग नोट क्या है, आपका क्या है, मेन नोट, मेन जजमेंट तो व्हाट्सएप भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, मकबूल बाकर साहब ने लिखा है। लेकिन फिर भी चूंकि जाहिर है इतना बहुत बड़ा केस है, इतना बहुत बड़ा फैसला है, तो इस पे मशावरत के लिए तो भी टाइम चाहिए होगा, और वो इस पे सोचो विचार करेंगे, और फिर मेन सारे जो है ना वो जो कि जिन्होंने छह जज साहिबान जो है जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन तो होगी, और हो सकता है कि इट विल टेक टाइम। तो लिहाजा अब जो मेरी इतलात है, जहां तक मुझे पता चला है कि अब इस हफ्ते या पिछले इसके बाद जो हफ्ते है वो तफसीली फैसला नहीं आ रहा, और चूंकि ईद के बाद हो सकता है कि आ जाए। और दूसरी जो मैंने आपको जो बात की कि इन अफजल साहब आपने इस पर रोशनी नहीं डाली, जो दो जज साहिबान है, जो जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब, जिन्होंने पिछले साल जो 7 जज साहिबान जिन्होंने FBI को मामला भेजा था, तो उस पे तो उन्होंने उसमें शामिल थे। लेकिन इस रिव्यू वाले में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल वो पीछे आ गए, और रिव्यू वाले में उन्होंने काजी फायजीसा का जो है एक्सेप्ट किया। तो इसका इन दोनों का जस्टिफिकेशन और रीजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और बड़ी जो है एक ठोस बेस रखती होगी। अच्छा सुहेल साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। अभी तफसीली फैसला तो लिखा नहीं गया है, शॉर्ट रीजनिंग में बहरहाल जनरल डिस्कशन होगी आपस में मेरे ख्याल जजेस की, तो उसमें उन्होंने बैठकर अपना वो शॉर्ट में ही, यानी अगर तो वो रीजनिंग को सामने देखना, एक बंदा अपना फैसला रिव्यू कर रहा है, ये नॉर्मल फैसला लिखने की बात नहीं हो रही है, ये फैसला लिखने की बात हो रही है रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में। अब रिव्यू में वो रीजनिंग कोई ना कोई तो डिस्कस की होगी उन्होंने अपने, तो वो रीजनिंग में मेरा ख्याल है रिव्यू में इतना लेट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 2 जजेस ने अपना फैसला वापस लिया है, तो कोई सॉलिड रीजनिंग होगी। जो सॉलिड रीजनिंग, वो अपना क्या सॉलिड रीजनिंग है, वो सॉलिड रीजनिंग को बुनियाद बनाकर ही वापस लिया होगा ना। 2 जजेस जिन्होंने फैसला वापस लिया, उन्होंने अपना पैराग्राफ 4 से लेकर 7 तक। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब तो उस बेंच में थे ही नहीं, वो तो नए जज आए थे, वो नए जज के तौर पर उन्होंने रिव्यू का फैसला करना। लेकिन 2 जजेस के हवाले से जो आपने बात की है, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद आपस में कोई नोट्स इन्होंने शेयर किए हो, आपस में जजेस में इन्होंने आपस में वो डिस्कस किया हो, पर राइट नाउ हमें तो कोई पता नहीं है ना कि वो रीजनिंग क्या है। तो वो रीजनिंग अगर हो गई थी तो रीजनिंग का फैसला आ जाना चाहिए था, और आजकल मॉडर्न कम्युनिकेशन का दौर है, ईमेल पे व्हाट्सएप पे आपस में शेयर करके वो जितना जल्दी आ जाए वो ले आए। लेकिन एक बात मैं बता दूं सुहेल साहब, आपने पैराग्राफ 14 पढ़ा है
जो फैसला था 19 जून 2020 का डिटेल रीजनिंग से पहले का, जिसमें 3 जजेस ने डाइसेंटिंग व्यू दिया था। उस डाइसेंटिंग व्यू में बड़ा वाज़ेह तौर पर तीनों जजेस ने, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस याह्या फरीदी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने तई अज़ खुद या कोई और तरीके से वो कार्रवाई कर सकती है, यानी ये, और ये क्लैरिटी के साथ लिखा है। तो ये जो बैठ के अब यहाँ देखना ये पड़ेगा कि आप ये चीजें मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे हर चीज अवेलेबल है, क्या वो अब इस नजरसानी के फैसले में वो सारा खत्म कर देंगे, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा? मेरी जाती राय के मुताबिक खत्म नहीं हो सकेगा। 3 जजेस का फैसला, पैराग्राफ 14 मैंने बड़े गौर पढ़ा है, उसके मुताबिक तो आज भी कोई ना कोई दरखास्त अगर दे दे, नजरसानी की कोई दरखास्त दे दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो दोबारा ये मामला चल सकता है, एफबीआर की रिपोर्ट को साइड पे रखकर। अच्छा अजहर साहब, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने शायद नोट ना किया हो, और ये एक बड़ी अच्छी बात भी है। हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो ये बेंच की जो तश्कील की है, ये जो लाहौर और कराची में और जो इस्लामाबाद में जो बेंचेस है, इसका जो है को इंसिडेंस मैं आपको बता दूं, बड़ा दिलचस्प सा है और बड़ा बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प भी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लाहौर में जो बेंच बना है, 3 रुकनी बेंच, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि 10 रुकनी बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस काजी फैज ईसा की नजरसानी की दरखास्त। जस्टिस उमर अता बंदयाल उन 4 जजों में शामिल है जिन्होंने इस फैसले पे डाइसेंट किया है। यानी उसके साथ जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो खुद, और दूसरे जो जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद, ये 4 जज साहिबान थे जिन्होंने डाइसेंट किया है। ठीक है, लाहौर में जो बेंच बनाया गया है, जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगाया गया। अब अमीनुद्दीन खान तो इतना हियरिंग के दौरान उन्होंने कोई नोक झोंक नहीं की थी, लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो है वो अक्सर रिमार्क्स देते थे, और मंसूर अली शाह उन जज साहिबान में शामिल हैं जिन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट किया है। ये एक इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है। अब आ जाए कराची पे, कराची पे आ जाए। कराची में जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये आपको क्या याद दिलाता है? जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस सज्जाद अली शाह में फैसले बड़ा जबरदस्त नोक-झोंक हुई थी, ठीक है ना? और बल्कि उड़ भी गए थे, उसकी वजह से ये साहिबान आपस की नोक-झोंक से ये उड़ भी गए थे। और जस्टिस मुनीब अख्तर जो अक्सर सवालात करते थे, और एक दफा उन्होंने मकबूल बाकर साहब को कहा कि जी मैंने पहले सवाल पूछा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो उन जज साहिबान को आपस में साथ बिठा दिया। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इनके साथ आपस में इख्तिलाफात है, लेकिन ये एक महज इत्तेफाक है कि कितना नहीं नहीं खूबसूरत सा। नहीं नहीं दूसरा, और जो एक मैं और एक बात बात खत्म, बताता हूँ। नहीं नहीं यार रुके, यार रुके, ये बाकी वाला चैप्टर क्लोज कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, मैं बताऊं आपको, ये एक अच्छा जेस्चर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। जरूरत है कि, एक इंप्रेशन था कि शायद जजेस में डिवाइड है, और उन्होंने इन सबको आपस में बिठाकर इकट्ठा करके एक यूनिटी, ताकि आम फैसलों के हवाले से जो बात है ना वो आ जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा जेस्चर है इस कॉन्टेक्स्ट में, और ये क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब को कि उन्होंने इस बात को जरा सीरियसली कर और सबको आपस में बिठाया कि जो चूंकि जजेस का मामला, एक जज साहब का मामला था और उसमें जज्बातियत हम सब ने देखी है कि वो उनकी मिसेज आकर जिस तरह, और ये इंप्रेशन यही आया कि उनकी मिसेज आ गई हैं, बच्चे आ गए हैं, सारा खानदान आकर यहाँ बैठा हुआ, तो वो इसलिए आज से देखा जाए तो ये एक अच्छी कोशिश है। बहुत अच्छी कोशिश है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक बड़ा अच्छा गेस्चर है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी। अच्छा अजहर सदीक साहब, एक और खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने कंटेम्प्ट 2 पिटिशनें भी दायर की थी इसी बेंच के सामने, 10 रुकनी बेंच के सामने। तो उस पर भी अभी जराए बता रहे हैं कि उसमें भी तकरीबन हो सकता है कि ईद के बाद उस पे कोई पेशरफ्त हो, क्योंकि उन्होंने वो जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी, एक तो अभी जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है फवाद चौधरी के खिलाफ की थी। जो फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किया था जस्टिस काजी फैसल के बारे में, जो उन्होंने ट्वीट किया था वो सबको पता है प्रोग्राम में हुए। दूसरा जो है, उन्होंने बोल टीवी के जो एंकर हैं समी इब्राहिम, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटीशनें फाइल की थी। तो वो भी अब खबर, ये मैं आपको दे रहा हूँ ताज़ा खबर, ये कि वो जो कंटेम्प्ट के पिटिशनर हैं उनका भी कभी इम्कान है कि वो भी ईद के बाद ही देखा जाएगा, क्योंकि वो 2 पिटिशनें भी इसी बेंच के सामने जस्टिस काजी फैज ईसा की एहलिया सरीना ईसा ने वो दायर की थी, और उसके बाद में उन्होंने निशानदेही भी की थी, जिसपे कोर्ट ने कहा था कि हम इसको देखेंगे। इसके बारे में भी जरा बता दीजिएगा।
देखिए, मैं एक बार पहले मैं क्लियर कर दूं। पहली तो बात है कि वो 10 मेंबर बेंच या लार्जर बेंच की तौहीन नहीं है। वो एक जज की जात के हवाले से है, उनकी मिसेज ने की है। अगर तौहीन अदालत की कोई दरखास्त से दायर करनी थी तो जस्टिस काजी फाई साहब को खुद दायर करनी चाहिए। उनकी मिसेज के हवाले से ये कंटेम्नर और कोर्ट का मामला है, और वो अगर ईद के बाद भी लगती है तो ये एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये 10 मेंबर बेंच के सामने नहीं लगनी है। वो 10 मेंबर बेंच का कोई फैसले की वायलेशन नहीं की है। ये ज्यादा ज्यादा किसी 3 मेंबर बेंच के पास लगा दे और वो वहां मामला देख लें, लेकिन वो फिर वो साथ मेरा ख्याल है जितनी यहाँ पर ऑलरेडी कंटेम्प्ट के मैटर्स हैं इस इशू के कॉन्टेक्स्ट में, वो मेरा ख्याल है फिर सारे इकट्ठे ही लगाए जाएं ताकि इकट्ठे ही फैसला किया जा सके। आपके सामने मौजूद है, सिर्फ यही नहीं है, कुछ और केसेस भी हैं जो पेंडिंग है, वो सारे इकट्ठे सुने जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा हम अपने नाजरीन को जरा क्लियर बता देना कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन इसलिए उस 10 रुपये बेंच के सामने दायर की थी क्योंकि उनका ताल्लुक ही उसी केस से था ना, क्योंकि नहीं फवाद नहीं। चौधरी ने हाँ, जस्टिस काजी यहाँ फैसला यहाँ साहब के बारे में नहीं नहीं, देखिए मैम, अब देखिए, उस मेंबर 10 मेंबर बेंच के पास तो तब लगनी थी कि अगर 10 मेंबर बेंच के फैसले की वायलेशन हुई है, कि 10 मेंबर बेंच के फैसले की कोई वायलेशन हुई है। ये एक जज के बारे में ये लाजमी नहीं है कि कहाँ जाए या किस तरह लगाया जाए या किस तरह, और ये सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच सुन सकता है, इस हवाले से कोई कदगन नहीं है। अगर अगर कंटेम्प्ट के हवाले से हो तो कंटेम्प्ट जब लगेगी, कंटेम्प्ट में बोनाफिडी देखेंगे, कंटेम्प्ट बनती है, फिर शोकाज होगा। मैं जो बात अगली कह रहा हूँ कि बहुत हो गया इस कॉन्टेक्स्ट में, लोगों के बड़े एतराज़ात है। आपको तो याद है कि चीफ जस्टिस जब साकिब निसार साहब जुडिशियल एक्टिविज्म किया करते थे, बड़े इन सब लोगों को एतराज थे, जनाब बेंच है हमारा मसरूफ रहता है, यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इन मामला पड़ गई है। तो ये 10 मेंबर बेंच कितने अरसे से सारे मेंबर में बड़ा बेंच, 10 मेंबर बेंच या 7 मेंबर बेंच, एक सिर्फ इसी जस्टिस काजी फाइसा के मामले में कितने अरसे से अंगेज है। तो मेरी जाती राय के मुताबिक बहुत हो गया। अब मेरा ख्याल है अब वो बेंच वही नॉर्मली सुने, ये 10 मेंबर बेंच के हवाले से या इस हवाले से अब कंफ्यूजन कोई रहनी नहीं चाहिए। अब जो बाकी पेंडेंसी पड़ी हुई है वो पेंडेंसी की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए, ताकि वो तवज्जो कोई इतना अहम इशू नहीं है ये कंटेम्प्ट का, मैं नहीं समझता कोई इतना अहम इशू है। ये कोई सरसरी सा इशू है। किसने कहा कि कंटेम्प्ट पिटीशन बहुत अर्जेंसी में बहुत जल्दी में लगानी है, पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस के हालात है, कोई इसमें ऐसी अर्जेंसी है भी नहीं। नहीं अजहर साहब, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि अर्जेंसी है या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये एक बात तो तय है ना कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 सरकर्दा रहनुमा मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई किया था कंटेम्प्ट पे, ठीक है। तो जिस तरह अब जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया सरीना ईसा ने ये कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की है, और जिस तरह फवाद चौधरी का जो ट्वीट है, तो आप नहीं समझते कि जो मुस्लिम लीग नून के जो थे दानियाल अजीज जो कि प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर थे, फिर तलाल चौधरी, उन्होंने भी जो किया था तो उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था। देखिए ना, हम लीगल मतलब है, कानून सबके लिए बराबर, नहीं नहीं कानून नहीं, का दायरा सब बराबर है। अगर मैं जरा कंटेम्प्ट मैं ये नहीं कंटेम्प्ट क्या साबित होती है या नहीं होती, वो अलग बात है। वो तो फिर कोर्ट ने फिर देखना है कि उसको देखना है कि कंटेम्प्ट हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर आम मतलब है सारी जनता को, सारी अवाम को पता है कि 3 सिटिंग मिनिस्टर जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ। अच्छा, देखिए, मैं जरा क्लियर कर दूं आपको बातों को सामने रखते। वो अगर आप उनका देखिए, उन्होंने फैसलों पे तनकीद, फैसलों के हवाले से बात करना और जो अल्फाज अदायगी की गई थी ना, यहाँ इस केस में और उन केसों में थोड़ा सा फर्क ये होगा कि ये अदालती फैसलों के हवाले से नहीं की, ये अदालत के ऊपर नहीं की है। जस्टिस काजी फाइसा ने खुद अडॉप्ट किया एक साइल बन के पेश होना। तो ये बतौर साइल, जब वो बतौर साइल है तो फिर जज नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। जब वो बतौर साइल पेश हुए हैं तो उनके हवाले से साइल के बारे में तो बहुत सी बातें होती हैं, यानी या तो ये फैसले के हवाले से बात होती ना, कि वो फैसले के तौर पर बतौर जज के तौर पर ये बात आती। ये बुनियादी तौर पर उनका जो फवाद चौधरी ने जो कमेंट किया, एक सियासी बयान दिया, और सियासी बयान इस कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि जज साहब ने बतौर साइल जो बातें की है, दुनिया जहां की इधर उधर की बातें उन्होंने की हैं, और उस हवाले से अगर उन्होंने कोई बात की भी है, मैं मेरी जाती राय के मुताबिक ये कंटेम्प्ट बनती नहीं है। और दूसरा देखिए, मैं क्लियर कर दूं आपको फिर, पहले फैसलों और इन फैसलों में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा ये, उस वक्त जब उनको सजाएं दी गई तो ना कोरोना ना को पैंडेमिक, ऐसे हालात ही कोई नहीं थे कि अर्जेंसी, ये मामला अगर लगना भी है तो अर्जेंसी के हवाले से, अर्जेंसी इसके अंदर क्या है, अर्जेंसी
पहले 10 मेंबर बेंच में तो थी कि जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने रिटायर हो जाना था, और वो इसलिए जस्टिस काजी फाइज साहब बार बार कहते थे कि जस्टिस उनके जाने से पहले फैसला किया जाए। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी कई दफा दिया था इस हवाले से। तो वो एक वजह थी कि अब जस्टिस मंजूर मलिक की मौजूदगी में अर्जेंसी थी ये फैसला होना है। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। जी नाज़रीन, अभी देखना ये है कि अब ये तफसीली फैसला कब आता है, क्योंकि पूरी दुनिया की, पूरी कौम की और ख़ासकर हुकूमत की इस तफसीली फैसले पर लगी हुई। अब तफसीली फैसला कब आता है ये तो वक्त ही बताएगा। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी आरा से आगाह करें ताकि बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।